नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है। और राजस्थान सेवा नियम की ये पार्ट थर्ड है। और इससे पहले अपन 50 तक क्वेश्चन देख चुके थे। और ये टारगेट 50 बुक है, उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं अपन, साथ में रिवीजन भी होता रहेगा, उसी के रिगार्डिंग ये है। तो आज के इस वीडियो में बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 51 से लेके और लगभग 100 देखेंगे आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है इसमें कि विभिन्न निकायों द्वारा प्राप्त राजस्व को किसी भी अधिनियम की शक्ति वाले नियमों के आधार पर सरकार नियंत्रण में आता है। तो यह स्थानीय निधि, और स्थानीय निधि का नियम कौन सा है? 7/18 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है स्थानीय निधि का। तो स्थानीय निधि का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 52। और किसी संस्था निकाय की निधि को किसी अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय निधि घोषित करने का अधिकार किस प्राधिकारी को है? तो यह है राज्यपाल को है कि कोई भी संस्था हो उसको सरकारी घोषित कर सकती है, स्थानीय निधि घोषित कर सकती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 53 है इसमें, यह रहा क्वेश्चन नंबर 53 है कि विभिन्न निकायों द्वारा प्राप्त राजस्व जिसको राज्यपाल द्वारा स्थानीय निधि घोषित किया गया हो तो वह निकाय सरकार के नियंत्रण में आता है। तो वह आता है, देखो चारों सही है, इसके तीनों सही है। उस संस्था का बजट स्वीकार करना, विशिष्ट पदों पर सृजन अथवा उन्हें बढ़ने की स्वीकृति देना, अवकाश पेंशन आदि नियम बनाना। तो उपयुक्त सभी है स्थानीय नियम से संबंधित। अगर किसी को स्थानीय निधि घोषित कर दिया जाता है तो उसके रिगार्डिंग जो भी बजट बनाना, पेंशन, ये सब किसके अंडर में आ जाते हैं? तो उस संस्था के अधीन आ जाती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 54। और 54 नंबर है मंत्रालय कर्मचारी RSR की परिभाषा के अनुसार किस प्रकार परिभाषित है? तो मंत्रालय कर्मचारी वह है जो कर्मचारी लिपिक वर्ग का कार्य करते हैं। और बात करें कि इसका नियम कौन सा है, तो 7/19 के अंदर मंत्रालय कर्मचारी का प्रावधान है। और मंत्रालय कर्मचारी होते हैं LDC, UDC, स्टेनोग्राफर, ये सब होते हैं। ठीक है, तो मंत्रालय कर्मचारी का उल्लेख कौन से नियम है? 7/19 के अंदर है। और ये कौन से होते हैं? तो लिपिक वर्ग के जो कार्य करते हैं वो होते हैं मंत्रालय कर्मचारी। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है माह की परिभाषा राजस्थान सेवा नियम के किस नियम में दी गई है? तो माह की परिभाषा दी गई है 7/20 के अंदर। बात करें इन जो और ऑप्शन है उनकी, जो नियम 19 के अंदर है मंत्रालय कर्मचारी, 18 है स्थानीय निधि और 21 डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो मंथ की परिभाषा किसमें? 7/20 के अंदर है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। एक राज्य कर्मचारी 23 जनवरी को अवकाश प्रस्थान करता है और 3 माह 20 दिन तक अवकाश पर रहता है, उसको अवकाश वेतन किस दिनांक तक दिया जाएगा? तो इसमें 23 जनवरी के बाद में 23 को भी गिनना पड़ेगा और 31 तक तो एक हो जाएगा। तो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 9 दिन तो हो जाएंगे जनवरी के। फिर बात करनी है कि 3 माह पूरे गिनने हैं अपन को, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल हो गया, ये पूरे हो गए। फिर बात 20 दिन में से 9 दिन गए जनवरी के, बच गए कितने? 11। तो 11 मई तक दिया जाएगा इसको अवकाश वेतन। कितना? 11 मई तक। ये जो 7/20 है उसी का है ये क्वेश्चन, नियम जो 7/20 है उसका। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक राज्य कर्मचारी 2 जनवरी से 1 मार्च तक सेवा में अनुपस्थित रहता है, उसकी सेवा में अनुपस्थिति अवधि मानी जाएगी। तो देखो 2 जनवरी को ये है 2 जनवरी, तो 2 जनवरी तो निकाल देंगे अपन, 2 जनवरी से लेके पूरी, है ना। और उसके बाद में एक तो फरवरी और मार्च 1 को है, तो 2 जनवरी से लेके ये 30 दिन हो गए, एक ये हो गए 31 दिन। तो 2 माह गिना जाता है 30 दिन का। और फरवरी 28 की हो गई, तो ये इस तरह से 2 माह 1 दिन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 माह 1 दिन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। स्थानीय नियोजन के कर्मचारी होते हैं, तो स्थानीय नियोजन के कर्मचारी होते हैं
मात्र स्थायी कर्मचारी भी होते हैं, मौलिक रूप से स्थायी रिक्त पद पर नियुक्त अस्थायी कर्मचारी होते हैं, स्थायी रूप से रिक्त पद पर नियुक्त कर्मचारी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसके अंदर। तो स्थायी नियोजन का प्रावधान कौन से नियम है? 7/22 के अंदर है स्थायी नियोजन के कर्मचारी। और ये होते हैं स्थायी भी होते हैं, मौलिक रूप से स्थायी रिक्त पद पर अस्थायी नियुक्ति होती है, ये सब इसके अनुसार है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 स्थायी नियोजन के कर्मचारी होते हैं तो मौलिक रूप से स्थायी पद पर नियुक्त कर्मचारी होते हैं। ये कौन से होते हैं? मौलिक रूप से स्थायी पद पर नियुक्त कर्मचारी होते हैं। और नियम कौन सा है? 7/22 है स्थायी नियोजन के कर्मचारी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। स्थायी नियोजन के कर्मचारी नहीं होते हैं तो शिक्षार्थी नहीं होते। शिक्षार्थी परिभाषा 7(2) के अंदर दी गई। अनुबंधित कर्मचारी नहीं है, वेतनभोगी नहीं है, तो उपयुक्त सभी नहीं है इनमें से। 60 में ये हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 61। और 61 क्या कह रहा है कि स्थानापन्न नियुक्ति के समय कर्मचारी अपना पदाधिकार रखता है। तो स्थानापन्न होता है ना, तो कहाँ पर रखता है? तो अपने मूल पद पर पदाधिकार रखता है। नियम 23 है स्थानापन्न नियुक्ति। तो 7(23) के अंदर उल्लेख मिलता है और अपने मूल पद होता है ना, उस पर ये पदाधिकार रखता है। ठीक है, तो ये है इसका सही आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है। वेतन की परिभाषा राजस्थान सेवा नियम के किस नियम में दी गई? तो वेतन की परिभाषा दी है 7(24) के अंदर, और 7(18) में स्थानीय निधि है, 7(11) के अंदर विभागाध्यक्ष है, और 7(8) के अंदर कर्तव्य जो ड्यूटी वो इसमें दिया गया है। ठीक है, तो वेतन की परिभाषा 7(24) के अंदर दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। और 63 है कर्मचारी वेतन एवं भत्ते प्राप्त नहीं करता जब नियुक्त होता है। तो प्रोफेशन ट्रेनी होता है ना, जब वह वेतन और भत्ते प्राप्त नहीं करता है, उसको एक फिक्स दिया जाता है अमाउंट 2 साल तक। 2 साल बाद में स्थायी हो जाता है, उसके बाद में वेतन भत्ते प्रताप ये सब मिलता है। तो प्रोफेशनल ट्रेनी होता है, उसको परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी होता है हिंदी में अर्थ। क्वेश्चन नंबर 64 वेतन में सम्मिलित होते हैं। तो वेतन चॉइस के अंदर दिया गया है, मूल वेतन भी होता है, व्यक्तिगत वेतन, विशेष वेतन, ये सब इसमें सम्मिलित होते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। और मूल वेतन 34 में है, व्यक्तिगत वेतन 37 में है, विशेष वेतन 31 में है। आगे आएगा नियम, लेकिन ये रिवीजन के तौर पे हो गया अपना कि 7(34) में मूल वेतन है। वैसे वेतन की परिभाषा चॉइस के अंदर है, और मूल वेतन, व्यक्तिगत वेतन, विशेष वेतन ये किस किस में है, तो ये इस तरह से इसमें प्रावधान दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। वेतन में राज्यपाल द्वारा विशेष रूप से वर्गीकृत भत्ता सम्मिलित होता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा भत्ता वेतन के रूप में वर्गीकृत नहीं है? तो पुलिस विभाग सिपाही साक्षरता भत्ता ये भी है, चिकित्सा अधिकारी को दिया गया प्रैक्टिस बंदी ये भी है, महंगाई भत्ता नहीं है, इसमें ये नहीं है। वेतन भत्ता जो है जो इसमें शामिल नहीं है। और राजकीय मुद्रालय में टाइम स्केल नियुक्ति कर्मचारी 200 घंटे तक का कार्य 1 माह माना जाएगा, तो ये भी इसमें सम्मिलित। तो महंगाई भत्ता इसका सही आंसर है 65 का। फिर बात करते हैं 66 नंबर 66 क्वेश्चन। चिकित्सा अधिकारियों को स्वीकृत प्रैक्टिस बंदी भत्ता को निम्न में से किस प्रयोजन के लिए गणना माना जाता है? तो ये पेंशन एवं उपादान के लिए भी होता है, अवकाश के लिए होता है, और महंगाई भत्ते की गणना के लिए भी होता है। तो चिकित्सा अधिकारियों को स्वीकृत प्रैक्टिस बंदा होता है, बंदी भत्ता होता है, वो गणना के लिए तीनों के लिए आता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। और 67 है सेवानिवृत्ति या पेंशन शब्द में सम्मिलित होता है। तो सेवानिवृत्ति या पेंशन, तो वेतन तो है 24 में, और पेंशन का प्रावधान है 7(25) के अंदर। तो इसके अंदर सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त मासिक वेतन पेंशन ये भी सम्मिलित है। उपादान या ग्रेजुएटी ये भी शामिल है। मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान ये भी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसके अंदर। बात करते हैं पेंशन की, बताई दिया कि कौन से नियम है 7(25) के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। और 68 ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि स्थायी पद की परिभाषा किस नियम में है तथा उसका क्या आशय है? तो स्थायी पद की परिभाषा
है 726 के अंदर तो है 726, ये दोनों तो नहीं है। अब जिस पद के सृजन की अवधि निश्चित नहीं होती ना, वह स्थायी पद होता है। इसमें उल्टा है, एक आगे आएगा 35 अस्थायी पद, उसमें सृजन के पद की जो पद होता है उसकी निश्चित अवधि होती है, वो अस्थायी होता है। ठीक है, तो स्थायी पद की परिभाषा 726 में दी गई है, और जिसके सृजन की अवधि निश्चित नहीं होती है। ठीक है, तो ये स्थायी पद होता है। जैसे अपन बात करें स्थायी पदों से एग्जाम्पल है, तो जो अपन जो तैयारी कर रहे हैं इसकी पद की निश्चित नहीं है, 21 के बाद में कभी भी हो सकता है। और अस्थायी पद होगा जो सरकार का ये अग्निवीर योजना है, 4 वर्ष तक निश्चित है पद की सर्जन की है, लेकिन जो अस्थायी पद है लेकिन पद 4 साल तक रहेगा वो। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं स्थायी पद में जिसकी अवधि निश्चित नहीं होती, 726 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। फिर बात करते हैं 69 में, क्वेश्चन नंबर 69 है। 69 है, व्यक्तिगत वेतन कर्मचारी को कब स्वीकृत किया जाता है, वह किस नियम में है। तो व्यक्तिगत वेतन का प्रावधान मिलता है 727 के अंदर, वेतन 24 के अंदर, और व्यक्तिगत वेतन मिलता है 727 के अंदर। और वेतन संशोधन से उसके मौलिक वेतन में होने वाली हानि के अंतर के रूप में स्वीकृत नियम। तो नियम 27 में तो व्यक्तिगत वेतन होता है कि किसी मौलिक वेतन हानि हो गई मान लो, तो उसको अन्य उसी पूर्ति के लिए जो सैलरी जो पैसे दिए जाते हैं वो होता है व्यक्तिगत वेतन, और इसका उल्लेख मिलता है 727 के अंदर। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70, और 70 है, सेवा में व्यतीत अवधि के साथ निम्न में से कौन सा अवकाश अर्जित होता है। तो उपार्जित अवकाश भी अर्जित होता है और अर्धवेतन अवकाश भी अर्जित होता है। तो ए और ब दोनों सम्मिलित होते हैं। उपार्जित अवकाश 91, 92 और 94 में उल्लेख मिलता है, और अर्धवेतन 91 में मिलता है। इसका उल्लेख आगे पढ़ेंगे अपन, तो वो इसमें उल्लेख मिलता है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है कि कल्पना के आधार पर नियत वेतन आरएसआर के अनुसार कहलाता है। तो ये 7 परिकल्पित वेतन होता है, 729 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। जो परिकल्पित कल्पना के आधार पर होता है और परिकल्पित वेतन कहलाता है, 729 के अंदर इसका प्रावधान है। फिर बात करते हैं 72, और 72 है, परीक्षा विधि की परिभाषा किस नियम में है। तो परीक्षा विधि की प्रोफेशनर की परिभाषा है 730 के अंदर, 714 के अंदर है। 714 के अंदर आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से नियम से संबंधित है 714। बात करते हैं 724 में वेतन है, और 731 अभी आगे आएगा तब अपन इसको देखेंगे। बात करते हैं फिर आगे क्वेश्चन नंबर 73। तो परीक्षा 72 का सही आंसर है 730 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है, और 714 के अंदर आपको बताना है कमेंट करके कि कौन सा नियम 714 के अंदर कौन सा नियम है। ठीक है, आगे चलते हैं 73 क्वेश्चन है, 73 नंबर का है, भविष्य में किसी पद पर नियुक्त किए जाने वाले उसकी उच्च पद की पात्रता योग्यता की परीक्षा के लिए स्थानापन्न रूप से नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारी होते हैं। तो परीक्षा ऊपर होते हैं ये, 730 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं 74 के अंदर, नियम 74 है, और 74 के अंदर अपन पहुंच चुके हैं। 74 क्वेश्चन है, 20 जनवरी 2006 से स्थायी रूप से रिक्त पद पर नियुक्त कर्मचारी निश्चित शर्तों की पूर्ति होने तक रखा जाता है, तो वह परीक्षा विधि परीक्षार्थी रूप में रखा जाता है। तो जारी किए गए थे 20 जनवरी को, लागू कब हो गए थे, तो ये हो गए 20 जनवरी से स्थायी रूप से, और मार्च के अंदर ये जारी हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं कि 20 जनवरी के स्थायी रूप से जो प्रोबेशन ट्रेनी होता है, अपन जो भी सरकारी नौकरी लगता है तो वो 2 साल तक प्रोबेशन ट्रेनी होता है, तो उसका उल्लेख मिलता है। कब से लागू हुआ था ये, तो 20 जनवरी 2006 से प्रोबेशनर ट्रेनी। ठीक है, 74। फिर चलते हैं 75 है, कनिष्ठ लेखाकार को परीक्षा दिन प्रशिक्षणार्थी की अवधि में कितने समय तक रखा जाता है। जो जूनियर अकाउंटेंट है उसको 2 वर्ष तक, जूनियर अकाउंटेंट या कोई भी हो, फर्स्ट टाइम अगर वो है तो 2 साल तक प्रोफेशनल ट्रेनिंग होता है वो। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं 76, परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी राज्य सेवा में किसको रखा जाता है। तो
कैडर संवर्ग में स्पष्ट रिक्ति के विरुद्ध सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त कर्मचारी को कहा जाता है परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी। राज्य सेवा में किसको रखा जाता है? जो एक कैडर होता है स्पष्ट रिक्त के विरुद्ध सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त कर्मचारी को। ठीक है, तो 77 है 77। परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण अवधि में प्रतिमाह राशि दी जाती है। नियत पारिश्रमिक जो सरकार के पद पर निर्धारित की जाती है। तो पारिश्रमिक होता है या फिक्स होता है इसके लिए 2 साल तक। तो ये पूछा है कि जो प्रोबेशनर ट्रेनिंग होता है उसको प्रशिक्षण अवधि के दौरान राशि दी जाती है। तो नियत पारिश्रमिक जो सरकार उस पद के लिए निर्धारित करे। फिर बात करते हैं कि परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी रखे जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना किस दिनांक को जारी की गई थी? तो ये जारी की गई थी 13 मार्च 2006 को जारी की गई थी। और लागू कब हुई थी? तो 20 जनवरी 2006 से लागू हुई थी। तो जारी और लागू दोनों डेट याद रखनी है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग है ये। तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए जो अधिसूचना जारी की गई थी वो हुई थी 13 मार्च 2006 को। और लागू कब हुई थी? तो ये लागू हुई थी 20 जनवरी 2006 से लागू हो गई थी। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 79, विशेष वेतन RSR के किस नियम में परिभाषित है? तो विशेष नियम है नियम 731 के अंदर। 724 में वेतन है, 727 में विशेष वेतन है और 729 के अंदर परिकल्पित है वेतन है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो विशेष वेतन का प्रावधान है 731 के अंदर। आगे चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, कर्मचारी को विशेष वेतन कब दिया जाता है? तो विशेष वेतन दिया जाता है 731 के अनुसार कि विशेष या कठिन प्रकृति के पद पर कार्य करने पर, मतलब कोई भी सरकारी कर्मचारी है उसको ऐसी जगह लगाया जाता है कुछ समय के लिए जहाँ कुछ वो कठिन हो, तो कठिन प्रकृति या विशेष प्रकृति हो, तब जो अलग से जो वेतन दिया जाता है वो विशेष वेतन होता है। और विशेष वेतन का प्रावधान 731 के अंदर मिलता है। आगे चलते हैं। 81 क्वेश्चन 81 क्वेश्चन है, सरकार में सेवा वर्गों को मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो उच्च सेवा और 2 भागों में विभाजित किया गया है, उच्च सेवा और चतुर्थ श्रेणी। और जो उच्च सेवा का प्रावधान है वो मिलता है 732 के अंदर। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मिलते हैं 741 के अंदर। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। आपको ये बताना है कि 7-4 में तो चतुर्थ श्रेणी है, तो 7-4 केवल उसमें 7-4 में कौन सी परिभाषा पढ़ी थी आपको ये कमेंट करके बतानी है। आगे चलते हैं। 82 क्वेश्चन 82 नंबर है, ये रहा। उच्च सेवा कहलाती है। तो उच्च सेवा से तात्पर्य है कि एक तो नियम कौन सा है उच्च सेवा का? तो 732 है। और उच्च सेवा होती है राजपत्रित पद पर सेवा, राजपत्रित पद पर सेवा, मंत्रालय कर्मचारी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें, उच्च सेवा कहलाती है। और चतुर्थ श्रेणी कौन सी होती है? जो L1 और L2 की होती है वो चतुर्थ श्रेणी होती है। और चतुर्थ श्रेणी की परिभाषा अपने 7-4 में पढ़ी थी। फिर पढ़ते हैं, चलते हैं आगे। 83 क्वेश्चन है। 83 निम्न में से कौन सा उच्च सेवा का पद नहीं है? राजस्थान प्रशासनिक सेवा पद, अध्ययन सेवा लेखा, कनिष्ठ लिपिक। और उच्च सेवा कौन सा है? नहीं, तो उच्च सेवा चतुर्थ श्रेणी का नहीं है उच्च सेवा। बाकी उच्च सेवा के हैं मंत्रालय की, ये सब है ना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 84 है, उच्च सेवा किस नियम में परिभाषित है? तो उच्च सेवा है जो वो है 732 के अंदर है। 731 से अंदर अपन ने पढ़ लिया भाई। तो उसके अंदर था विशेष वेतन। और 33 अभी आगे आएगा निर्वाह अनुदान। 734 भी आगे आएगा, वो अपन उस टाइम देखेंगे। फिर बात करते हैं 85 है, कर्मचारी को निर्वाह अनुदान किस अवधि में दिया जाता है? तो निर्वाह अनुदान दिया जाता है निलंबन अवधि में। और नियम कौन सा है? तो 733 इसका नियम है। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है कि कर्मचारी निर्वाह अनुदान दिया जाता है जब निलंबन रहता है, कि कुछ वो कोई सैलरी नहीं मिलती है और वो जो मतलब किसी या तो कोई कार्रवाई या कुछ गलती कर दी हो तो तब उसको सैलरी नहीं मिलती है, तो उस टाइम उसको खर्चे के लिए जो राशि दी जाती है वो होती है निर्वाह अनुदान। और निर्वाह अनुदान का नियम है 733। आगे चलते हैं 86 की तरफ। और 86 है, राज्य कर्मचारी को जब वेतन अथवा अवकाश वेतन नहीं दिया जाता है
तो उस समय दी जाने वाली सहायता राशि होती है। तो निर्वाह अनुदान होती है और निर्वाह अनुदान का उल्लेख मिलता है 733 के अंदर। ये अपन 3 बार पढ़ चुके हैं लगातार, 3 क्वेश्चन इसी के हैं। फिर चलते हैं 87 है कर्मचारी के निलंबन की दशा में जो अनुदान दिया जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है निर्वाह अनुदान, और निर्वाह अनुदान का उल्लेख मिलता है 733 के अंदर। फिर चलते हैं 88 की तरफ। क्वेश्चन 88 है मूल वेतन होता है। तो मूल वेतन नियम 734 के अंदर है। एक तो ये हो गया, इसके साथ जानकारी ध्यान रखनी बात। फिर मूल वेतन होता क्या है? तो मूल वेतन होता है कर्मचारी को मौलिक स्थिति के कारण पद पर प्राप्त वेतन। ठीक है, तो ये मूल वेतन होता है, और मूल वेतन की परिभाषा कौन सा नियम? 734 है। फिर चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन है स्थायी नियुक्ति कब मानी जाती है? स्थायी नियुक्ति होती है 734 के अंदर, इसका प्रावधान है। और स्थायी पद पर पदाधिकार अर्जित कर लेता है। अगर कोई व्यक्ति है स्थायी पद है उस पर पदाधिकार अर्जित कर लेता है ना, वो होती है स्थायी नियुक्ति। और स्थायी नियुक्ति का प्रावधान कौन से नियम में है? तो नियम नंबर 734 ए या के बोल दो, उसमें इसका प्रावधान मिलता है स्थायी नियुक्ति का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निश्चित समयावधि के लिए सृजित पद क्या कहलाता है? निश्चित समय के लिए, तो 4 साल के लिए निश्चित है, जैसे अग्निवीर सेना, तो वह अस्थायी पद होता है, 4 साल के लिए फिक्स है। और अस्थायी पद का प्रावधान कौन से नियम में मिलता है? तो 735 के अंदर इसका प्रावधान मिलता है। और निश्चित समय के लिए और अनिश्चित समय के लिए वह अस्थायी पद होता है। तो अस्थायी पद कौन से नियम में पड़ा था, ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं 91 क्वेश्चन। और 91 क्वेश्चन है अपना ये रहा कि अस्थायी पद किस नियम में है? तो अस्थायी पद नियम नंबर है 735 के अंदर। नियम 7 ये पढ़ चुके हैं अपन, 735 के अंदर अस्थायी पद है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 92। कर्मचारी को किसी पद पर एक निश्चित समय अवधि के लिए लगाया जाए वह पद क्या कहलाता है? तो वह पद कहलाता है सावधि पद। जैसे इसमें बात करें कि निश्चित समय अवधि मतलब कि आरपीएससी का कोई अध्यक्ष बनता है तो उसमें उसकी उम्र होती है 5 साल या 62 वर्ष तक, जो भी रहे पहले वहाँ तक रहती है, तो वो एक उसकी समय अवधि निश्चित हो गई। ठीक है, इस तरह से तो सावधि पद की अभी नियम भी आ गया है इस क्वेश्चन में। 93 क्वेश्चन है सावधि पद किस नियम में परिभाषित है? तो ये 736 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। 35 हो गया अस्थायी, इसका हो गया व्यक्तिगत वेतन, और ये हो गया निर्वाह अनुदान। ठीक है, आगे चलते हैं 94 क्वेश्चन है वेतनमान में न्यूनतम से चलकर अधिकतम पहुंचने को कहा जाता है समय वेतनमान। और समय वेतनमान का उल्लेख मिलता है 737 के अंदर, टाइम स्केल पे समय वेतनमान, और ये 735-37 में इसका उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं 95। एक ही संवर्ग में 2 पदों के वेतनमान समान हो तो कहलाते हैं समान वेतनमान कहलाते हैं। समान वेतनमान 2 पदों पर, तो 735-37 में इसका उल्लेख मिलता है। फिर 96। 2 भिन्न संवर्ग के अलग अलग पदों के वेतनमान समान हो तो क्या कहलाते हैं? तो कक्ष अलग अलग तो समकक्ष हो जाएगा। इसमें कौन सा है? समकक्ष। सही आंसर क्या होगा कि 2 अलग अलग कैडर हैं और उनके वेतनमान समान हो तो समकक्ष वेतनमान हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 97। 738 के अनुसार स्थानांतरण से क्या आशय है? तो स्थानांतरण से आशय एक तो यह है कि नए पद के कार्यभार संभालने के लिए जाने पर, सही है, मुख्यालय के स्थान परिवर्तन और कार्य के कारण जाने पर, मुख्यालय के स्थान परिवर्तन के कारण भी होगा, सही है, एक कार्यालय के पद से दूसरे कार्यालय पद पर जाने पर, यह भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। तो स्थानांतरण से क्या से 738 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। और नए पद के कार्यभार संभालने के लिए जाने पर, मुख्यालय स्थान परिवर्तन पर, कार्यालय के पद से दूसरे कार्यालय के पद पर जाने पर, ये इस तरह से इसका सही आंसर है। फिर बात करते हैं 98 क्वेश्चन। 98 है निम्न में से कौन सा विश्रामकालीन विभाग कार्यालय नहीं है? तो देखो सभी हैं ये,
कि विद्यालय भी है, महाविद्यालय भी है, न्यायालय भी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो और विश्रामकालीन विभाग कौन से नियम में मिलता है? तो विश्रामकालीन विभाग मिलता है 739 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, और चलते हैं 99 क्वेश्चन। 99 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विश्रामकालीन विभाग है? तो यह शिक्षा विभाग है विश्रामकालीन, या जो हाई कोर्ट है, न्यायालय है, उनमें जो कर्मचारी होते हैं वो भी विश्रामकालीन होते हैं। ठीक है, और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 100, और पेंशन के अयोग्य स्थानापन्न मानी जाती है जब नियम 740 में हो। तो नियम इसमें कर्मचारी सवेतन मध्य के अतिरिक्त अन्य प्रभार मध्य से मध्य राशि प्राप्त करें तो स्थानापन्न माना जाता है। तो पेंशन अयोग्य स्थानापन्न नियम 740 के अंदर है। इस तरह से लगभग 100 क्वेश्चन पढ़े हैं अपन ने, और 100 के अंदर आपने देखा होगा कि 740 जो 40 नियम है 7 के, उनका ही इसमें जिक्र किया गया है। तो लगभग 2-2, 3-3 क्वेश्चन एक नियम से बने, जितने बन सकते हैं वो है। तो आज के वीडियो में इतनी बात करते हैं 100 क्वेश्चन तक। आगे के वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि 25 मिनट का हो चुका है वीडियो, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। बाकी अपन ने 50 क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लिए हैं RSR के, और 7 जो नियम था स्थानीय निधि 18 से स्टार्ट किया था, और 18 से लेकर 40 तक इसमें अपन डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।